आपने ग्रीन वैली के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, बहुत बड़ा, और उस पे नीचे आपने लिखा है बाय फराजुर रहमान। तो ये ऐसी सोच आपको क्यों पैदा हुई, क्या ज़रूरत महसूस हुई? फराजुर रहमान भी तो बंदा खुदा है ना। फराजुर रहमान भी बेईमान हो सकता है, मगर बात यह है कि नाम लगाने का असल मकसद ही यही था। भाई फराजुर रहमान के पास जो है ना, वो अब गंवाने के लिए कुछ बचा नहीं। क्या वहाँ पे ये लग्जरी फार्म हाउसेस बनाएंगे आप, या वहाँ डेयरी फार्म होंगे, या वहाँ केटल फार्म होंगे? तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा कि सामने जो है एक बहुत लग्जरी किस्म का फार्म हाउस है और सामने ही आपने जो है वो डेयरी फार्मिंग दे दिया और वहाँ से गोबर की बदबू आ रही होगी? सारे ब्लॉक्स अलग अलग बने हुए हैं। उसमें जो है वो 2000 गज के अलग हैं ब्लॉक, 1000 गज के अलग हैं, 6000 गज के, 3000 गज के रेजिडेंशियल प्लस फार्म, ये ब्लॉक्स बिल्कुल अलग हैं। तो जो फार्मिंग का एरिया होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और उसके ज़रिए से हमारी जो है वो बायोगैस की प्रोडक्शन आएगी। तो वो इतना बड़ा एरिया होगा, वो बिल्कुल सेपरेट है और उस एरिया से बिल्कुल बहुत हटकर है, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। तो आपने ग्रीन भी रखा है और वैली भी, दोनों चीज़ें। इससे तो एक कश्मीर का, गिलगित का, स्कर्दू का एक तस्वुर पैदा होता है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। अभी तो मैं मिट्टी और धूल में रह रहा हूँ। तो ये क्या है, मुझे बताएं ज़रा। क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो उसको रखा जाएगा, ताकि ये कि एक अच्छी सोसाइटी जो है वो डेवलप कर सके। इसको मैं डुअल चीज़ कहता हूँ कि फार्म हाउस प्लस रेजिडेंसी, ठीक है ना। तो क्योंकि सिक्योरिटी 100% है आपको, और आप जो है वो वहाँ पे जो है वो इंशाल्लाह ताला हम तो उस पूरे सड़क जो कि मेमार से लेके यहाँ तक आ रही है, उस पूरी सड़क पे भी हम इंशाल्लाह ताला ग्रीनरी का काम अनकरीब शुरू करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वो तमाम हिस्सा भी ऐसा ग्रीन लगे कि जब आप उस रोड पे दाखिल हो तो आपको लगे कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एक वो फार्म हाउस है जिसमें 4 आपने गायें बांधी हुई हैं, 4 भैंस, 8-10 मुर्गियाँ हैं, 2-4 बत्तख हैं, कोई चीज़ें, बच्चे जा रहे हैं, झूले लगाए हुए हैं, खेले कूदे, वापस आ गए। दूसरा कंसेप्ट आपने दिया है स्मार्ट फार्म हाउस का, कि उसमें हर चीज़ मिलेगी आपको, बू और फ्रेश हवा के साथ। ये जो फार्म हाउस का, मैं रहाइश का जो कंसेप्ट है वो मैं समझ रहा हूँ आपकी तरफ से आया है पहली दफ़ा। फ़ेज़ 1 जो है वो हमारा तकरीबन तैयार है। प्राइसेस आप देख चुके हैं, 50 लाख 60 लाख रुपए की जो प्राइसेस जो है उसके अंदर आपको 1 साल की शेड्यूल पे जब आपको प्लॉट 120-200 गज का नहीं मिल रहा होगा और आपको 1000 गज का फार्म हाउस मिल रहा होगा, तो आप उस पर नहीं जाएंगे। वहाँ पे पूल बनाना है, पूल भी बनाएं, तमाम लेविश ऑफ लाइफ जो एक अमीर आदमी इंजॉय करता है आप इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रफ़ीक बशीर आज आपके साथ मौजूद है। आज हमारे यहाँ स्टूडियो में एक नए मेहमान को नए तर्ज पे लेकर आए हैं और उनसे मुख्तलिफ़ सवालात करेंगे, नए तर्ज पे करेंगे, रिवायत से हटके करेंगे और शहर का बहुत बड़ा मसला जो है उस पर डिस्कशन होगी। हमारे साथ मौजूद हैं MY बिल्डर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के सरबरा जनाब फराजुर रहमान साहब। MY बिल्डर बहुत पुरानी कंपनी है पाकिस्तान की, जिसने अपने इस तस्वुर को जो कंस्ट्रक्शन बना के लोगों को देना होता है तो दिए। ये ऐसी कंपनी है जिसपे कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, इन लोगों ने, इनके वालिद ने वो कंपनी बनाई थी। तो अभी ये इनके बड़े भाई फरानुर रहमान साहब और ये फराजुर रहमान साहब इसको चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। इन्होंने हैदरी में नगीना स्क्वायर के नाम से, नगीना के नाम से बहुत प्रोजेक्ट किए और मुख्तलिफ़ जगहों पे भी बहुत सारे नाम से किए प्रोजेक्ट, और सब कामयाब रहे और सब लोगों को इन्होंने डिलीवर किए। असल में कराची में सबसे बड़ा मसला जो होता है वो डिलीवर करना ही होता है, और लोग डिलीवर नहीं करते, पैसे ले लेते हैं, फ्लैट के, प्लाट के, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डालते। सुबह कल शाम परसों ये कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया है, SBC ने रोक दिया है, यानी वो कोई भी जस्टिफिकेशन दे के आपको मुतमिन कर अपने दफ्तर से भेज देते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो जस्टिफिकेशन नहीं देते, काम करते हैं और काम नज़र आता है, देखते हैं। जिसमें मैं मिसाल दूंगा साइमा बिल्डर की, कि उनका जो प्रोजेक्ट आते हैं वो टिकट की तरह सेल होते हैं। टिकट से मतलब जो
सिनेमा घर की वो मिसाल दी जाती है। अच्छा, वो इतना बड़ा और पक्का नाम है कि वो जब प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं डिलीवर भी करते हैं, कभी किसी ने उनके ऊपर शक नहीं किया। तो एक वो हैं जिनको मैंने देखा करीब से, एक ये दूसरे फराजुर रहमान साहब हैं। यहाँ पे फराज साहब ने अपनी शख्सियत पे एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो इन्होंने अपनी शख्सियत अपने नाम से सेल कर रहे हैं। इनका नया प्रोजेक्ट है जो गराब में है, कराची से 20-25 मिनट की ड्राइव पर सुराबकोट से। उसका नाम है ग्रीन वैली, वैली वादी एक बड़ी, और वो भी ग्रीन सब्ज, और नीचे लिखा होता है बाय फराजुर रहमान। ये इतनी बड़ी इन्होंने आवाम में इतनी बड़ी एक वो की है, अवेयरनेस दी है। और ये बड़े हौसले की बात है कि कोई इंसान जो शहर का एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, एक बड़ा हल्का अहबाब रखता हो, वो अपने नाम से एक चीज़ प्रोजेक्ट लेकर आए। तो बड़ी मुझे हैरानगी हुई और मैं इनको ख़ास तौर पे फराजुर रहमान साहब को दावत दी स्टूडियो में आने की कि यार आप हमें ये बात बताएं कि आपने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कैसे उठा ली। कोई नहीं उठाता, अरबपति बिल्डर भी नहीं उठाता, अपने नाम को सेल नहीं करता। इन्होंने अपने नाम को सेल किया है। ये है वक़ार और ये है विल। तो मैं इस पर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फराज भाई, आप यहाँ पर आए। और आपने पहले बता दें थोड़ा सा, आपने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, क्योंकि आप ख़ानदानी बिल्डर तो हैं, वालिद के तसल्सुल में चलते हुए कि वालिद भी थे, बड़े भाई भी हैं, आप भी हैं। तो आपने ग्रीन वैली के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, बहुत बड़ा, और उस पे नीचे आपने लिखा है बाय फराजुर रहमान। तो ये ऐसी सोच आपको क्यों पैदा हुई? क्या ज़रूरत महसूस हुई मार्केट की, या मार्केट के लोगों को अपनी तरफ वो राग़िब करने के लिए? मैं फराजुर रहमान साहब से पूछूंगा कि फराजुर रहमान साहब, ये तस्वुर आपके दिमाग में कैसे आया और क्या है ये ग्रीन वैली? हमारे यहाँ तो सारा डेजर्ट्स है, मट्टी है, धूल है, तो आपने ग्रीन भी रखा है और वैली भी, दोनों चीज़ें। इससे तो एक कश्मीर का, गिलगित का, स्कर्दू का एक तस्वुर पैदा होता है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। अभी तो मैं मिट्टी और धूल में रह रहा हूँ। तो ये क्या है, मुझे बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रफ़ीक बशीर भाई, आप तशरीफ़ भी लाए थे हमारी इनॉग्रेशन के अंदर और आपने देखा ग्रीन वैली के हवाले से, और बड़ी क्यूरियोसिटी और सवालात आपके दिमाग में थे। आज मैं चाहूँगा कि उन सवालात को मैं जो है वो लोगों तक पहुँचाऊँ, और जो लोग जो है वो चाहते हैं कि जी ग्रीन वैली के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रीन वैली जो है वो बेसिकली आपकी फ्यूचर की ऑक्सीजन है। ये कराची शहर के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो कराची शहर को इंशाअल्लाह ताला भरपूर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। फार्म हाउस की एक कल्चर डेवलप करेगा। उस फार्म हाउस के अंदर बाकायदा तमाम स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन किए जाएंगे। उनके अंदर जो है वो ये नहीं होगा कि जी एक जगह एग्री हो रहा है तो उसके बराबर में जो है वो फार्म हाउस है। जो फार्म हाउस है वो बिल्कुल वीआईपी सेक्टर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पे लोग रिहाइश, यानी हमारा दिमाग ये है कि जी मैं ख़ुद वहाँ जाके रिहाइश पज़ीर हूँ। तो उस अंदाज़ में अगर मुझे यूटिलिटी चाहिए तो मैं वो तमाम चीज़ें चाहूँगा कि वहाँ पे मौजूद हों, जैसे बिजली है, पानी है, गैस है। तो उसके लिए हमारे प्लान हैं, और उसके अंदर हम बायोगैस का प्लान कर रहे हैं, जो आपको बाकायदा जो है वो लाइनों के ज़रिए पानी मिलेगा, बाकायदा आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ग्रीन वैली जो है वो एक स्टार्ट होगा, एक पुश होगा, और एक जैसे वो मैं अक्सर कहता हूँ कि तबलीगी जमात जो है वो एक काम करती है कि वो आपके अंदर एक करंट जगा देती है। वो करंट वो जगाती है, बाकी हिदायत अल्लाह देता है। तो कोई भी नेक बात आप तक पहुंचती है तो वो सिर्फ करंट, तो मैं वो करंट लोगों में जगाना चाहता हूं कि उनको ये एहसास हो कि जी हम जो खुशनुमा जगह पे और ग्रीन के दरमियान रहेंगे तो वो 2 कमरों के फ्लैट से ज़्यादा बेहतर है, और हम अपने बच्चों को बेहतर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि वो गुलशन मेमार से 15 मिनट की ड्राइव पे, वो स्कूलिंग हो गई, तमाम चीज़ें हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, वो प्लान हुए हुए हैं उसके अंदर। उसके अंदर जो है वो साथ में जो है वो
स्टार्टअप्स के ऊपर भी काम होगा कि जिसके अंदर जो है वो एग्री स्टार्टअप्स जो है उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं उनको लेके आएंगे। एक ज़माने में आपको याद होगा कि गडाफ टाउन पूरा हरियाली से भरा होता था। कराची को ना सिर्फ ऑक्सीजन देता था बल्कि कराची शहर को जो सब्ज़ी फ्रूट फल वगैरह जो रियायती नरखों के अंदर वहाँ तक पहुँचती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। फिर उसके बाद वाटर लेवल डाउन होने की वजह से और कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ आने की वजह से वो चीज़ें डाउन की तरफ चली गई, और जिसकी वजह से वो तकरीबन नापैद होकर रह गया। कुछ इलाका ही वहाँ पे जो है काश्तकारी हो रही है और एग्री के हवाले से काम हो रहा है वहाँ पे, अदरवाइज़ इट्स अ वेरी फर्टाइल लैंड। तो हमने उस फर्टाइल लैंड को लेके हम भी चाहते तो हम कोई हाउसिंग स्कीम अनाउंस कर देते, और ज़ाहिर है कि इतने करीब हाउसिंग स्कीम जो है वो अच्छे रेटों में मिल जाती है हमें। 250 गज़ का प्लॉट हम जो है 1 करोड़ रुपए का बेच देते, 80 लाख का बेच देते। मगर हमारा मकसद जो है वो बेसिकली इसके अंदर ग्रीन वैली के अंदर ये नहीं है कि किस तरीके से हमने वो चीज़ बेचनी है। हमने हमने बेसिकली एक एनवायरनमेंट के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर एक अपना कंट्रीब्यूशन डालना है ताकि लोग हमें याद रखें। तो इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स के अंदर जो है वो फार्म हाउस का ब्लॉक अलग है, सेपरेट है। इसी तरीके से जो है वो वहाँ पे जो है एग्री का ब्लॉक अलग है, वो बिल्कुल सेपरेट रहेगा। इसमें नियर फ्यूचर कॉटेज इंडस्ट्री का एक ब्लॉक बनेगा जो कि जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है जिसकी कोई वेस्टेज नहीं होगी। वो तमाम वेस्टेज जो है वो बायोगैस के ज़रिए उन्हीं को गैस प्रोवाइड करने के काम आ जाएगी। इसी तरीके से जो है उसके अंदर प्लानिंग में नियर फ्यूचर के वहाँ पे एक रिहायशी कॉलोनी भी बनाई जाएगी, जिसे जो है वो एग्री के हवाले से और उस हवाले से उसको उस पे काम किया जाएगा, यानी कि उसको जो है वो क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो उसको रखा जाएगा, ताकि ये कि एक अच्छी सोसाइटी एक जो है वो डेवलप कर सके। लोग जो है वो डेफ़िनेटली, अब अगर देखा जाए तो हमारा 1000 गज़ का जो फार्म हाउस है वो 58 लाख रुपए का। इस वक्त शहर में कहीं 58 लाख रुपए में आपको ऐसी जगह मिलेगी जो बाउंड्री वॉल हो, और बाउंड्री वॉल होने के बाद सिक्योरिटी का सिस्टम भी हो। क्या वहाँ पे ये लग्जरी फार्म हाउसेस बनाएंगे आप, बनाने की इजाज़त होगी, या वहाँ डेयरी फार्म होंगे, या वहाँ केटल फार्म होंगे, या वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग होगी? तो ये इसको कैसे ये ज़रा मुझे क्लियर कीजिएगा कि अगर आपने हर चीज़ को, अभी आपने कहा हर चीज़, तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा कि सामने जो है एक बहुत लग्जरी किस्म का फार्म हाउस है जिसमें बहुत डिफेंस के और बड़ी अच्छी लेविश फैमिलीज जो है वो आई हुई हैं या ठहरी हुई हैं या पिकनिक बना रही हैं, और सामने ही आपने जो है वो डेयरी फार्मिंग दे दिया और वहाँ से गोबर की बदबू आ रही होगी, तो ये दोनों, ये कैसे मैच होगा आमने सामने? अच्छा, उसमें जो है मैं सबसे पहले आपको बताऊं रफ़ीक भाई कि सारे ब्लॉक्स अलग अलग बने हुए हैं। उसमें जो है वो 2000 गज़ के अलग हैं ब्लॉक, 1000 गज़ के अलग हैं, 6000 गज़ के, 3000 गज़ के रेजिडेंशियल प्लस फार्म, ये ब्लॉक्स बिल्कुल अलग है। जो एग्री है हमारा, वो भी इंशाल्लाह ताला अनकरीब लॉन्च करेंगे हम। तो और कुछ एग्री हमारा एरिया है भी, ठीक है ना, मगर ये कि वहाँ पे ये परमिशन नहीं होगी कि वहाँ पे जो है वो गोट फार्मिंग या एग्री फार्मिंग की जाए। जो फार्मिंग का एरिया होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और उसके ज़रिए से हमारी जो है वो बायोगैस की प्रोडक्शन आएगी। हमने कनेक्ट किया है उसको, वो भी हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि उसकी वजह से लोगों के अंदर ये रुझान पैदा हो कि जी इतना नो नो स्मेल। तो वो तमाम, क्योंकि वो इतना बड़ा एरिया होगा, वो बिल्कुल सेपरेट है और उस एरिया से बिल्कुल बहुत हटकर है, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। और उसके अलावा ज़ाहिर है कैटल फार्मिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, तो कैटल के हवाले से हमने उसमें पोटेंशियल रखा है। साथ में हमने कॉटेज इंडस्ट्री का अलग रखा है। वो कॉटेज वाला कहेगा कि जी वो गोबर की स्मेल आ रही है, ये सब चीज़ें, ये सब प्लान का हिस्सा है। और आप देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो है ना, लोगों का अब रुझान चेंज होता चला जा रहा है, और लोग जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं एक बड़ी जगह के अंदर रहने में, एक विलास में या उसमें के बजाय फार्म हाउस में रहना पसंद करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस प्रोजेक्ट के बाद जो है वो अगले जो हमारे दोस्त भाई हैं, जो आबाद में हमारे मेंबर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, और पाकिस्तान में इसी तरीके से जो है वो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो जब मैं फार्म हाउस लेने गया तो वहाँ पे जो है वो हमारे जो दोस्त हैं, जो पार्टनर भी हैं मेरे इसमें ग्रीन वैली बाय फराजुर रहमान के अंदर,
तो जनाब हमारे मलिक साहब ने जो है वो माशाल्लाह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी उनकी मैच हुई, और मैच होने की वजह से जब उनका भी विज़न जो है वो कमाई से ज़्यादा जो है वो ये था कि जी हम यहाँ पे जो है वो लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें। और जैसा कि आपको पता है कि उस दिन भी जिस दिन आप इवेंट हुआ है हमने सेल डीड दी है लोगों को, जबकि कुछ लोगों की पेमेंटें कंप्लीट नहीं हुई हैं। ठीक है ना, हम 50% पे सेल डीड भी दे रहे हैं ताकि लोग आएँ अपना बनाएँ, और आपने देखे कितने खूबसूरत फार्म हाउसेस लोगों ने बनाए हैं। और अब जो कि ये वैली बाय फराजुर रहमान वाला जो ब्लॉक है, इसके अंदर हम खुद जो है आपको तकलीफ़ भी नहीं देंगे। आप कहेंगे भाई हमारा फार्म हाउस खुद बना दें, तो हम खुद फार्म हाउस बना देंगे आपका, तो उसका भी हम स्केड्यूल बना देंगे आपके साथ। तो आप उसमें कोई रिनोवेशन चाहते होंगे तो वो भी कर देंगे। तो ये हमें बहुत मलिक इमरान साहब का हमारा दिमाग बिल्कुल मैच हो गया उस हवाले से कि हमने जो है वो खिदमत के साथ साथ अपने कारोबार को, दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं ना, तो इंसान की पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये आपका प्रोजेक्ट फार्म हाउसेस का है और उसके साथ बाद में फिर आपके सेकंड फेज़ में आप वो बता रहे हैं। तो अब इसमें फार्म हाउस का तसव्वुर हमारे यहाँ जो शहर में है, वो तो ये है कि एक लग्ज़री किस्म की ज़मीन है, 3-4 कमरे बने हुए हैं, बाथरूम वाल समेत अटैच बाथ, और स्विमिंग पूल है, बारबेक्यू के सिस्टम है, और ग्रास बहुत सादा है, क्रिकेट खेलो, पतंग उड़ाओ, पिकनिक बनाओ, रात को वहाँ स्टे करो और सुबह आ जाओ। और वो शहर में किराए पे भी दस्तयाब हैं, और कुछ लोगों के मालिकाना हकूक़ पे उन्होंने खुद ही अपने रखे हुए हैं। तो क्या ये है, या आप इसको जो है कैटल फार्मिंग, हॉर्स फार्मिंग, अच्छा डेयरी फार्मिंग, अच्छा और बहुत सारे जो हैं उस पे लेके जा रहे हैं? ऑलरेडी आपने वहाँ देखा कि कुछ फार्म हाउस बने हुए हैं, किसी ने 6000 गज़ का फार्म हाउस बनाया है, किसी ने वो लोग वहाँ से जाते थोड़ी है। इवन कि हमारे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको हार्ट अटैक हुआ, 3 दिन के बाद वो वहाँ फार्म पे मौजूद थे। कहते थे यार घर में घुटन हो रही है, 2000 गज़ के घर में रह रहे थे, घुटन हो रही थी उनको। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि भाई शहर के अंदर जो पॉल्यूशन है वो इस कदर इंक्रीज़ हो गई है कि उसके लिए हम डबल कर रहे हैं। एक तो ये कि वो हेल्दी इन्वायरमेंट भी दे रहे हैं, उन्हीं के ज़रिए उनके अंदर हम वो चीज़ पैदा कर रहे हैं कि जी आपके अंदर वो करंट पैदा हो कि आपको एग्री से मोहब्बत हो, आपको ग्रीनरी से लव हो। देखिए दुनिया भर के अंदर ख़ास तौर पे आपकी नेबर कंट्री इंडिया के अंदर सॉक पिट कैसे बनना है, ये प्लांटेशन कैसे होनी है। अब उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि देखें ये जो चीज़ें होती हैं कि जिससे जो है वो आप एक कॉस्ट पे भी काम कर रहे होते हैं और आपका जो है वो बिज़नेस भी होता है वही। तो आपकी जो तवज्जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस चीज़ के अंदर। तो खुशकिस्मती से ये मेरी कॉज़ भी है, और मेरा इस पे जो है वो इंशाअल्लाह ताला पूरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट और बिल्डर भी कॉपी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इससे ज़्यादा ज़मीनें आबाद होंगी, और वो वर्टिकल के बजाय हॉरिज़ॉन्टल की तरफ आबाद होंगी। तो हमें हॉरिज़ॉन्टल की तरफ जाना चाहिए। शहर का बहुत बुरा हाल है, ट्रैफ़िक का हाल बहुत बुरा है। आप देखें बैरिया टाउन ने जब शुरू किया था कहते थे लोग कौन बैरिया जाएगा। ठीक है ना, मेहमार जब शुरू हुआ था हमें याद है कि हम उस वक्त हम छोटे थे, तो मेहमार जाया करते थे, तो मेहमार कौन, आज मेहमार में जगह नहीं है। ठीक है ना, कई कई करोड़ रुपए में जो है वो वहाँ पे जो है विला मिलता है। तो अगर ये मेमार से 10 से 12-15 मिनट की ड्राइव पे मौजूद है, तो मतलब नियर फ्यूचर आपको इससे बेहतरीन और क्या इलाका मिलेगा कि जहाँ पे जो है वो देखिए छोटे-छोटे 120 गज़ के जब आप मकानात या 120 गज़ की आप कैटेगरीज़ बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको सीवरेज लाइन ये तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें आपको उसके हिसाब से करनी पड़ती हैं। जब आप बड़ा एरिया देते हैं, तो लोगों के पास जो है वो बाकायदा सॉकपिट बनाने की, बाकायदा उसके अंदर जो है वो इन्वेंशन करने की, बाकायदा फल फ्रूट्स लगाने की, ये तमाम खुद से शौक़ पैदा हो जाता है। तो इसलिए इसको मैं डुअल चीज़ कहता हूँ कि फार्म हाउस प्लस रेज़िडेंसी। ठीक है ना? तो क्योंकि सिक्योरिटी 100% है आपको, और आप जो है वो वहाँ पे जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम तो उस पूरे सड़क जो कि मेमार से लेके यहाँ तक आ रही है, उस पूरी सड़क पे भी हम इंशाअल्लाह ताला ग्रीनरी का काम अनकरीब शुरू करने वाले हैं। 17 को तो इंशाअल्लाह ताला ग्रैंड मॉस्क का इफ्तिताह है, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो उस ग्रीनरी की तरफ जाना है, जिसके अंदर ज़ाहिर है मशीनरी टूल्स हमारे पास हैं, माली हमारे पास हैं, वसाइल हमारे पास हैं,
तो सीएसआर के अंदर हम चाहते हैं कि वो तमाम हिस्सा भी ऐसा ग्रीन लगे कि जब आप उस रोड पे दाखिल हों तो आपको लगे कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मगर ये तो एक बहुत वसी आपने वो सोच रखी है सामने, और ऐसा क्या मुमकिन हो सकेगा? जब मैं अपने लिए ज़ाती तौर पे फार्म हाउस लेने गया तो मुझे जो है ये अंदाज़ा हुआ कि यार मतलब मैं तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ गुजारा, और जब मैं वापस आया तो आई फ़ील वेरी कंफर्टेबल, यानी क्योंकि शहर की जो हैज़र्डस इन्वायरमेंट होती है उसके बाद जब आप वहाँ जाते हैं और आप फ्रेश होके वापस आते हैं तो उसकी वजह क्या होती है कि उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि आपके अंदर ऑक्सीजन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है और आपकी जो हैज़र्डस वेस्ट है वो निकल जाता है। तो इस तरह आपको जो है वो एक इको फ्रेंडली माहौल मिलता है, और इको फ्रेंडली माहौल जब हम वहाँ बनाएंगे तो आप नायाब होते चले जा रहे हैं, हरे तोते नायाब होते चले जा रहे हैं, बाकी और चीज़ें जो है जो चिड़ियाएँ थीं जो हम अपने बचपन में देखते थे, कू 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 आवाज़ें आती थीं, ये सब सुनना बंद हो गई। एंग्ज़ायटी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा ना। बात ये कि एंग्ज़ायटी डिप्रेशन पैदा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम 2 कमरों के फ्लैट में बंद हैं, हम आइसोलेट हुए हुए हैं, ठीक है? हमारे पास एक्टिविटी करने के लिए कुछ है नहीं। हम एक्टिविटी करने के लिए सी व्यू जाते हैं, वो जैम पैक होता है, ठीक है ना? वहाँ पे सीवरेज का पानी डला हुआ होता है, पैर भिगो नहीं सकते आप वहाँ पे। तो बहुत कुछ हमें जो है वो करने की ज़रूरत है, और बात ये है कि जब आप जो है बात करते हैं हॉरिज़ॉन्टल फैलाव की, तो आपको ऑटोमेटिकली जब जो है वो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। वो पैसेज 100% सेफ़ पैसेज है माशाल्लाह, और वो क्योंकि वहाँ पे तकरीबन रिहाइशें मौजूद हैं, और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला जैसे-जैसे अब गौहर ने अपना प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया वहाँ पे, अल-गफ़ूर का प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद एनटीआरसी एक इंडस्ट्रियल ज़ोन है वहाँ पे। तो ये साइड 2 इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी एक बड़ी मैं समझता हूँ नेमत होगी कि वहाँ से जो लोग साइड एरिया से डिफेंस से साइड 2 आते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, तो उनको उनकी भी पहली प्रेफ़रेंस यही होगी कि जी हम यहाँ पे अपना विला बना लें। क्योंकि देखें बात ये है कि हमेशा इंडस्ट्रीज़ या कारोबार के साथ-साथ चीज़ें आबाद होती है ना। नॉर्थ नाज़िमाबाद आबाद हुआ तो इसलिए आबाद हुआ कि साइड इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पे, ठीक है ना? इसी तरह कोरंगी के वस्ट में जो है डिफेंस आबाद हो गया क्योंकि वहाँ पे जो है वो शाह फैसल अनाउंस हो गया। इसी तरीके से ये आबादियाँ बढ़ती चली जाती हैं इंडस्ट्री की वजह से, रोज़गार की वजह से। हम अपने रोज़गार की वजह से पहले ज़माने में जहाँ पानी होता था वहाँ लोग आके इकट्ठे हो जाते थे, वहाँ बाज़ार बन जाता था, वहाँ मामलात हो जाते थे। आज के ज़माने के अंदर इंडस्ट्री जहाँ होती है वहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम डबल इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो इंडस्ट्री जैसे कि मैंने कहा कि एक एग्री बेस इंडस्ट्री है जिसका नौजवानों को बताना है कि उनके स्टार्टअप्स किस तरह होंगे और किस तरह वो उसके अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, अपने आप को आगे ला सकते हैं। स्टार्टअप्स के हवाले से एक 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 पिच उनके अंदर मौजूद होगी। फिर यहाँ पे फ़िश फार्मिंग के लिए अलग एक एरिया बनेगा। फिर यहाँ पे जो है जो एग्री के हवाले से वो एक अलग एरिया बनेगा। नहीं, ये आपने इंग्लिश में बताया, ज़रा हमारे जो आम से लोग हैं उर्दू ज़ुबान के, उर्दू मीडियम के, उनके लिए भी बताइए कि स्टार्टअप एग्रीकल्चर से क्या मुराद है आपकी? आम उर्दू में एग्री स्टार्टअप जो है ना वो ये समझे आप कि एग्री स्टार्टअप जो है वो आपकी जो मईशत है वो 100% नहीं तो समझ लें 70% जो है वो अभी भी फोकस करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारे मुल्क की बैकबोन है, और किसी भी मुल्क के लिए बैकबोन होती है जब तक कि फूड सेफ्टी ना हो। दो सेफ्टीज़ जो है वो किसी भी मुल्क की सर्वाइवल है, फूड सेफ्टी, वाटर सेफ्टी। हम दोनों पे काम कर रहे हैं। इसी तरह हम स्टार्टअप्स को ये बताएंगे कि सॉकपिट और जो इन चीज़ों के ज़रिए हम किस तरीके से वेस्ट वाटर को जो है ज़मीन के अंदर डाल के ज़मीन की क्वालिटी ऑफ वाटर को बेहतर कर सकते हैं, और फिर किस तरीके से हम ज़मीन से पानी निकाल के किस तरीके से हम एग्री कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको लगाने से आप कम एरिया के अंदर ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। वैल्यू एडिशन करके ज़ाहिर है कॉटेज इंडस्ट्री क्लस्टर मैंने वहाँ रखा है, उसका मकसद ही यही है कि वो दोनों आपस में प्रिजर्वेशन। जैसे टमाटर है, टमाटर बहुत बड़ी बड़ी फसल हो गई। अब टमाटर हमारे यहाँ जी टमाटर ज़्यादा हो जाता है तो भैंसों को बकरों को खिला दिया जाता है, या फिर उसकी खाद बना दी जाती है, या फिर उसे फेंक दिया जाता है। तो बात यह है कि वही टमाटर जो है वो किस तरीके से एक छोटी सी मशीन के ज़रिए, एक छोटे से शेड के ज़रिए कैसे वो टमाटर जो है वो ड्राई होगा और कैसे उसका पाउडर बनेगा, और उस पाउडर की क्या कीमत है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में, वो हमें जो है वो लोगों को हमने इस तरह के छोटे स्टार्टअप्स की तरफ रुझान दिलाना है।
तो वो इससे जो है वो खुद कफ़ील हो सकेंगे। बनो कारोबारी सिग्नल के अंदर ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है कि हमने किस तरीके से एग्री बेस को करना है। बात ये है कि अभी हमें ये तो पता चल जाता है कि जी भैंस इतना दूध देती है, 3 किलो सुबह देगी, 3 किलो शाम देगी, अब ये नॉर्मल नॉलेज है। मगर कुछ नॉलेज ऐसी है जो लोगों के पास नहीं है, उस पे रिसर्च करने की भी ज़रूरत है और उसमें टैलेंट की भी ज़रूरत है। इसमें कराची यूनिवर्सिटी को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, जिसके अंदर एग्री डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सारे काम कर रहा है, PCSIR बहुत सारे काम कर रहा है, तो हम उनको इन्वॉल्व करेंगे। फराजुर रहमान साहब, ये जो फार्म हाउस का मैं रहाइश का जो कंसेप्ट है वो मैं समझ रहा हूँ आपकी तरफ से आया है पहली दफ़ा, क्योंकि अभी तक हम फार्म हाउस का जो कंसेप्ट हमारे जहन में यही था कि फराज साहब ने एक फार्म हाउस बनाया है, उसमें 4 भैंसें खड़ी हुई होंगी, 10 बकरे होंगे, 20 मुर्गियाँ होंगी, या उससे पहले मैंने कहा था कि वो एक स्मार्ट फार्म हाउस होगा जो किराए पे भी चल रहा होगा, जिसमें पिकनिक पार्टी हो रही होगी, दिगर पार्टियाँ हो रही होंगी। ये 2 कंसेप्ट हमारे जहन में हैं कि एक वो फार्म हाउस है जिसमें 4 आपने गायें बांधी हुई हैं, 4 भैंस, 8-10 मुर्गियाँ हैं, 2-4 बत्तख हैं, कोई चीज़ें, बच्चे जा रहे हैं, झूले लगाए हुए हैं, खेले कूदे, वापस आ गए। दूसरा कंसेप्ट आपने दिया है स्मार्ट फार्म हाउस का, कि उसमें हर चीज़ मिलेगी आपको, बू और फ्रेश हवा के साथ, बगैर किसी उसके साथ। लेकिन जब मैं अभी फ़ेज़ 1 जो है वो हमारा तकरीबन तैयार है, प्राइसेस आप देख चुके हैं, 50 लाख 60 लाख रुपए की जो प्राइसेस जो है उसके अंदर आपको 1 साल की शेड्यूल पे जब आपको प्लॉट 120-200 गज़ का नहीं मिल रहा होगा और आपको 1000 गज़ का फार्म हाउस मिल रहा होगा, तो आप उस पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी से उसको कंस्ट्रक्ट करें और उसके बाद आप उसको जो है वो वहाँ पे पूल बनाना है, पूल भी बनाएं, तमाम लेविश ऑफ लाइफ जो एक अमीर आदमी इंजॉय करता है आप इंजॉय करें, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब ये जो महंगे दामों चीज़ें मिलती हैं, आपने उसको किस्तों में कर दिया है और आपने उस कम कीमत को अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ एक अफोर्ड करने वाले आदमी के लिए गुंजाइश पैदा कर दी है। बिल्कुल, इलीट तो मुझसे 10,000 की जगह भी ले लेगा, 10,000 हाँ। गज़ भी ले लेगा, 20,000 गज़ भी ले लेगा, इलीट का इशू नहीं। इलीट का जो असल जो है ना, जो हमारी मार्केटिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रफ़ीक भाई आएँ और कहें कि यार मेरे बुक कर दो, ठीक है ना। मतलब एक एवरेज मिडिल क्लास सहाफ़ी हज़रात हों, चाहे वो हमारे दूसरे दोस्त हों, ठीक है, वो आएँ और कहें कि यार हमारा बुक कर दो, ठीक है ना, हमें करना है। और इसमें अब इंशाल्लाह ताला फ़ेज़ 2 के अंदर 3 साल का शेड्यूल ला रहा हूँ, यानी उन्हीं प्राइसेस पे 3 साल का शेड्यूल, ठीक है ना। वो ज़ाहिर है वो टाइमली फिर प्राइस इंक्रीज़ मतलब होगी, 3 साल में तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, उसको बड़ा फ़ायदा होगा। आज ज़ाहिर है एक जो लाख रुपए की इनिशियली लेगा, 3 साल बाद 5-6 लाख की हो जाएगी। जनाब, बात ये है कि वो उसका एक बेनिफिट अलग होगा, प्लस ये कि वो शेड्यूल में पेमेंट कर रहा होगा, प्लस ये कि वो देख रहा होगा अपने सामने डेवलपमेंट तकरीबन उसकी भी आधी हो चुकी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस हमने देना है। ये कॉन्फिडेंस आया मुझे तभी इस पे लगा हुआ है बाय फराजुर रहमान। अच्छा, बाय फराजुर रहमान, क्या आप इस चीज़ की गारंटी किस तरह देंगे आवाम को कि आप दूसरे बिल्डरों की तरह ये पैसे लेके ना भाग जाएं? और दूसरा ये कि जिस तरह से ये करते हैं कि आपने भी अगर 10 प्लाट बेच दिए, फार्म हाउस बेच दिए और आपके पास कोई 10 करोड़ रुपए आ गए, तो फिर आपको दूसरा प्रोजेक्ट ना शुरू कर दीजिएगा कि ये मुकम्मल ना हो। हाँ, बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि बाय फराजुर रहमान भी तो बंदा खुदा है ना। हाँ। फराजुर रहमान भी बेईमान हो सकता है, मगर बात ये है कि नाम लगाने का असल मकसद ही यही था। भाई फराजुर रहमान के पास जो है ना वो अब गंवाने के लिए कुछ बचा नहीं। देखें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में ना इंसान को जो है वो एक म्यार दिया होता है, एक एक ज़िंदगी दी होती है, एक लाइफ़स्टाइल दिया होता है, एक इज़्ज़त दी हुई होती है। लोग अक्सर कहते हैं ना अपने वालिदैन की इज़्ज़त बढ़ा नहीं सकते तो कम भी नहीं करना, ठीक है ना। तो बात ये इसी कॉन्सेप्ट के साथ जब मैं आया कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर, जब मैंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप बनाया, या और भी जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हिडन हैं कुछ आपके सामने, वो तमाम एक्टिविटीज़ का जो मेन सरचश्मा है वो फराजुर रहमान, अपना नाम मैं दाव पे लगा रहा हूँ। अब भाई फराजुर रहमान का मकसद ये है कि उनको एक कॉन्फिडेंस देना कि जी फराज भी तुम्हारे साथ यहीं दरमियान में है, ठीक है। देखिए आसमानी तूफ़ानी ये सब चीज़ें तो दुनिया का हिस्सा हैं। कुछ होता है तो उसके लड़ने के लिए फ्रंट पे सीना सज्जिद आपको फराजुर रहमान ही नज़र आएगा। नस्ला टावर गिरा दिया, ठीक है, तमाम एनओसियाँ देने के बाद
36 एनओसी लेने के बाद नस्ला टावर गिरा दिया। तो बात ये है कि देखें, सिस्टम के ऊपर तो हम बात करते ही हैं और सिस्टम की बात करते ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला, मगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से भी हमने बड़े रिवाइवल्स के ऊपर बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब से। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि उसमें भी बेहतरी आएगी। ये तो हो गया आपका एक सवाल कि भाई फराजुर रहमान क्यों लगाया, कि मेरा उससे पीछे हटने का तो ताल्लुक ही ना बने ना। ठीक है, अब आ जाएं आप दूसरी बात पे। आपने कहा जी बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लॉन्च किए चले जाते हैं, कंप्लीट नहीं करते। असल में उसमें होता क्या है कि एक ये जो जिस दिन बिल्डर ने ये समझना शुरू कर दिया ना कि ये पैसा जो मेरे पास आ रहा है ये अमानत का पैसा है, बिल्कुल, इससे मैंने प्राडो नहीं खरीदनी, वो बिल्डर जो कि इमेच्योर होते हैं किसी वजह से जो है वो आ जाते हैं। देखिए, एक जो ख़ानदानी बिल्डर्स आपको जितने भी नज़र आएंगे उनमें ऐसी कोई शिकायत तो नज़र खानदानी नहीं बिल्डर हो ठीक है। पुराने। मगर कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं कि जो कि थोड़ा सा, क्योंकि इसमें फास्ट मनी तो है, ठीक है ना। अब फास्ट मनी आती है तो उसको संभालना भी तो एक मसला है ना। तो आप अगर उसको अगले प्लॉट पे लगा देंगे तो पिछला प्लॉट कैसे बनाएंगे? बिल्कुल ही बनेगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है, आप लोगों से फिर इन्वेस्टर से पैसे लगा के उसका नक्शा पास कराते हैं, फिर उसको अनाउंस करते हैं। अब उसको अनाउंस करके फिर लालच आ जाती है, आप तीसरा प्लॉट ले लेते हैं। अब प्लॉट तो 3 हो गए, प्रोजेक्ट तो 3 हो गए, कंप्लीट कैसे होंगे? पता लगा तीनों ही कंप्लीट नहीं हुए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग फंसते चले जाते हैं। बात ये देखें, आपको अपने रेवेन्यू के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। आपका बजट होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे, अब ज़ाहिर है पूरी फिजिबिलिटी तो खोल के यहाँ नहीं बता सकता, मगर मैं बता सकता हूँ कि आप उसके 4 हिस्से कर सकते हैं कि एक हिस्से से आपने ये करना है, एक हिस्से से आपने ये करना है। क्योंकि डेफिनेटली आप जिस वक्त ये प्रोजेक्ट बना के देंगे तो अगर 1 करोड़ रुपये की ज़मीन थी तो उस वक्त वो 5 करोड़ रुपये की हो जाएगी। तो लिहाजा आपने अपने आप को भी सिक्योर करना है, ठीक है। अच्छी बात कही आपने। हाँ, अब आपने अपने आप को सिक्योर करते हुए अपनी आवाम को भी सिक्योर करना है। तो इसका एक बहुत अच्छा सिस्टम जो लोग चल रहे हैं वो सिस्टम बना के ही चल रहे हैं ना, बगैर सिस्टम के तो नहीं चल रहे। और जो लोग डिलीवर कर रहे हैं वो इसलिए डिलीवर कर रहे हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट की 4 पोर्शंस बनाते हैं, उन्हीं पोर्शंस के ज़रिए वो इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं। किसी के पास भी बिंदास पैसा नहीं होता कि जी वो लगाए जाए। तो अगर कंटिन्यूशन में आपने इस इंडस्ट्री के अंदर रहना है और सर्वाइव करना है, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल लेने के लिए आपको पैसा निकालना है, पैसा पुल भी करना है। मगर वो चीज़ें जैसे कि आप इसको ये समझेंगे ये आपके पास अमानत है, जब तक आप इसको डिलीवर नहीं करते। ये चीज़ हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे बिल्डर हज़रात जो है वो नहीं समझते। उनको ये समझना चाहिए कि ये अमानत है, इस अमानत ये पैसा जब तक अमानत है जब तक तुम डिलीवरी नहीं दे देते। बहुत शुक्रिया फराजुर रहमान साहब, आप हमारी दावत पे हमारे चैनल के स्टूडियो में आए। ख़वातीन व हज़रात, मैंने फराजुर रहमान साहब से वो सवाल किए हैं जो आम लोग बिल्डरों से नहीं करते, बल्कि वो इजाज़तनामे भी उनके अपने प्रोजेक्टों के वो नहीं दिखाते और ना लोग मांगते हैं कि यार हमें दिखा दें कि आप SBC से मंजूर हैं या नहीं मंजूर है। लेकिन इन्होंने तो बाकायदा ये करके दिखाया है कि अपनी तकरीब में 50% जिस आदमी ने पेमेंट की उसको फार्म हाउस की सेल डीड दे दी और बाकी 50% उन्होंने उससे किस्तों में लेना है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इन्होंने फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा दिया है एतमाद का, जो अभी इन्होंने कहा है कि यार फराजुर रहमान एक एतमाद का नाम है, तो ये एतमाद का नाम इन्होंने दिया है। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला से भी कि इनको इसी तरह साबित कदम रखे, इनके ऊपर कोई आँच ना है, किसी शरारत का ये हिस्सा ना बन सकें, किसी शर की कोई और किसी हासिद की किसी उसकी नज़रों में ना आए। हम इसलिए कि हमारा दिल खुश हुआ है कि शहर में एक नौजवान ऐसा भी आया है कि वो डिलीवर करना चाहता है, हर चीज़ डिलीवर करना चाहता है। इनकी सपोर्ट कीजिए फराजुर रहमान साहब की, जहाँ तक हो सके आप ख़ुद ख़रीदिए फार्म हाउस अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। नहीं तो इस तरह से चंदा करके आपस में 3-4 बहन भाई वो इस तरह से ख़रीद लें। अगर आपकी ख्वाहिश है अच्छी जगह पे खुले माहौल में रहने, 4 भाई हैं 2 बहनें हैं तो मिलके कभी हफ्ते में वहाँ पिकनिक बना ली, सबकी मिलके तो गई वहाँ पे। बहुत अच्छा एक तासुर पेश किया है फराजुर रहमान साहब ने। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।